तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप ऑलरेडी एक वीडियो एडिटर हो या फिर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो। तो वीडियो एडिटर बनने के लिए या अपनी आज के टाइम में रेलेवेंट रहने के लिए डाविंची रिजॉल्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आज के एडिटर, जो 2024 का एडिटर है, उसको एफिशिएंटली क्वालिटी वर्क डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है सीखना। तो आज से हम डाविंची रिजॉल्व को सीखना शुरू करेंगे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन इतने सारे चैनल होने के बाद भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। बहुत सारी मिस गाइडेंस है। लोग टेक्निकल चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, सिंप्लीफाई करके बता नहीं पाते, या फिर कभी कभी मिस गाइड भी कर देते हैं। मुझे 6 साल हो गए वीडियो एडिटिंग करते हुए, लेकिन आज भी मैंने देखा है बड़े सारे लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग में आना चाहते हैं, लेकिन उनको वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, या फिर उनको डाविंची रिजॉल्व बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उनको लेयर्स पे वो काम कर लेते हैं, प्रीमियर प्रो में काम कर लेते हैं, बट उनको नोड्स में समझ नहीं आता कैसे काम करना है। या कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो उसके कलीग्स होते हैं वो उसको मिस गाइड कर देते हैं। मैंने बहुत देखा है ये फील्ड में होते हुए। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ या इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, चाहे फ्री में चाहे पैसे लेके, उनमें एक सब में एक कॉमन चीज़ है कि वो थ्योरी तो पढ़ा देते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता नहीं पाते हैं, या उनको खुद को ही नहीं पता होती है कि इस ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है, उससे आपका काम और फास्ट होएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में फील्ड में नहीं है लेकिन एजुकेशन लाइन में है, जो कि सिर्फ सिखाने का काम करते हैं, उनका खुद का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड में। उन्होंने अलग अलग योनर्स का काम करके देखा ही नहीं कि इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अलग अलग योनर्स का जिसने काम कर रखा है, जिसने एक्चुअल में फील्ड में काम कर रखा है, उसको एक्चुअल में पता होता है कि वीडियो एडिटर को क्या दिक्कत आती है या किस ऑप्शन का कौन सा प्रैक्टिकल यूज़ है। तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊँगा, खाली ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ाऊँगा। और इतना सिंपल करके बताऊँगा ना, इतना सिंपल करके आपको वीडियो एडिटिंग खेल लगने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाविंची रिज़ॉल्व ओपन कर लिया है। अब मेरी वीडियोस में एक ख़ास बात क्या रहेगी कि ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ नरेट कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा ऐसे जैसे आपको लगेगा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग पहले से एडिटिंग कर रहे हैं, चाहे सिंपल कर रहे हैं या जिस भी तरह की कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो या किसी में, उन लोगों को थोड़ी सी आसानी होएगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा किसी न किसी तरह से, चाहे आपने फ़ोन में की है, चाहे आपने कंप्यूटर में की है, या आपको प्रीमियर प्रो आता है थोड़ा बहुत। तो उन लोगों को थोड़ी बहुत आसानी होएगी इसको सीखने में। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की आज से पहले, आपने कभी कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर खोल के ही नहीं देखा, तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने इतना सिंपल करके इसको समझेंगे कि आप भी बहुत जल्दी एडिटिंग सीख जाओगे। तो वीडियो एडिटिंग है क्या, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ जिस किसी को भी अपनी बात समझानी होती है। तो आप इमेजिन करो कि आपको एक मिल्क शेक बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें बनाना शेक बनाना है। तो आपको क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए बनाना जैसे कि, और शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, आइस चाहिए, है ना। और इस सब को, रॉ मटेरियल को आप सबसे पहले इकट्ठा करोगे, उसके बाद इस सब को ब्लेंडर में डालोगे, फिर ब्लेंड करोगे, और उसके बाद अपना जो भी है उसमें जो जो आपको पसंद है, कुछ लोग गार्निश कर देते हैं ऊपर ड्राई फ्रूट से या कुछ भी, कुछ लोग ग्लास के साइड में चॉकलेट सॉस से डेकोरेट कर देते हैं। वो सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करते हो, उसको सर्व करते हो, और लास्ट में उसको जो आपका क्लाइंट है या जिसने भी वो कंज्यूम करना है वो उसको कंज्यूम करता है, उसको टेस्ट करता है, उसको फिर जो कि है उस शेक को पी के खुशी मिलती है। तो वीडियो एडिटिंग को इससे रिलेट करके समझो। वीडियो एडिटिंग भी यही है। सबसे पहले आपका जो रॉ डेटा है वो सारा आपका रॉ मटेरियल है, कि आप कहीं से बनाना लेके आए, आप कहीं से शुगर लेके आए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कहीं से क्लिप्स लेके आएंगे, कहीं से म्यूज़िक लेके आएंगे, कहीं से इफ़ेक्ट्स लेके आएंगे, कहीं से ओवरले लेके आएंगे। ये सब सामान हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जब वो ब्लेंडर चलता है तो वो काम हम करेंगे। वो जो ब्लेंडर है, वो जो जार है, वो ये सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर जो ब्लेड घूमेगा
वो हमारा माउस जब चलेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारा दिमाग चलेगा, हम माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे और कुछ कुछ बनाएंगे। हम अपना उसमें टेस्ट ऐड करेंगे, कुछ अनसॉर्टेड से कुछ मीनिंगफुल बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो एडिटिंग है। तो मीडिया पूल एक ऐसी जगह है, आपको दिख रहा होगा नो क्लिप्स इन मीडिया पूल लिखा आ रहा है, तो ये मीडिया पूल है। इसके अंदर ही हम अपना सारा सामान जो है लेके आएंगे, जितना भी हमारी क्लिप्स, वीडियोस, म्यूज़िक या जो कुछ भी है हम मीडिया पूल के अंदर लेके आएंगे, ताकि हम उस पर काम कर सकें। लैपटॉप में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव्स दिख रही होंगी, ठीक है। इसमें से किसी को भी आप खोल लेते हैं, ये मेरी एक्सटर्नल एसएसडी है, इसमें खोल लेते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। किसी भी फोल्डर को व्यू करना है तो आप उस पर सिंगल क्लिक कर दो, यहाँ पे ये शो करने लग गया। अब मैं एक क्लिप वाला फोल्डर खोलता हूँ और मुझे मान लो ये 2-3 क्लिप्स हैं, ऐसे सिलेक्ट करके और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली ये जो 3 क्लिप्स हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। उसके जस्ट राइट में यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ ये प्लेयर है, जिसमें हम अपनी क्लिप्स को देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप डाटा जब अंदर आप लेके आओगे तो उन क्लिप्स को व्यू करोगे, उन क्लिप्स को देखोगे कि वो क्लिप्स कैसी हैं, ठीक है। तो उसके साथ में ये प्लेयर है जहाँ पे आप क्लिप्स को देख सकते हो। तो ये प्ले पॉज के बटन है यहाँ पे। अगर आपको पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? अभी एक गड़बड़ होएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्लिप का फ़ोल्डर है, आपने पहले से अपना कोई फ़ोल्डर बना रखा होगा जिसके अंदर सारी क्लिप्स होंगी, या अलग अलग कैमरास पे शूट हुआ होगा, मल्टीपल कैमरा होंगे, तो आपने कैमरा वाइज बना रखा होगा या डे वाइज ऑर्गेनाइज कर रखा होगा अपना डेटा। तो मल्टीपल फोल्डर्स होंगे और आपको चाहिए कि वही जो फोल्डर्स में मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है वो एज इट इज़ मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए। तो वो हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एक फ़ोल्डर को मैं ऐसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है एक। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि फ़ोल्डर तो आया नहीं, जो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो सारी आ गई, पर हमको ये नहीं चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। हमें चाहिए कि फ़ोल्डर है एज इट इज़। तो हमें क्या करना है, इसको मीडिया पूल या खुली जगह पे यहाँ पे नहीं ड्रॉप करना, लेफ़्ट में यहाँ पे फ़ोल्डर्स आते हैं। अभी हम करके देखते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करके और मुझे ये मास्टर लिखा हुआ है इसके नीचे ड्रॉप करना है, और वापस मैंने मास्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो मास्टर यहाँ पे ड्रॉप करने से जो कि है हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर साथ में आया है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर कोई फ़ोल्डर और होता तो वो भी यहाँ पे आता, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मास्टर खोला हुआ है मैंने, और मीडिया पूल के अंदर यहाँ पे हमारा क्लिप फोल्डर शो कर रहा है, और इसके अंदर जाके फिर हमारी सारी ये जो क्लिप्स हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और फोल्डर है अगर, वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये 2 फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो देखो एज इट इज़ फोल्डर्स आ रहे हैं। मल्टीपल फोल्डर्स भी सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक कोई फोल्डर हम और देख लेते हैं, ये ड्रोन फुटेज देख लेते हैं। ये ड्रोन का फोल्डर है मेरे पास, इसको भी मैं अपनी एसएसडी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये 3-4 फोल्डर जो है हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद डेफिनेटली आप अपने डेटा को देखोगे, हर एक क्लिप को अच्छे से देखोगे, तभी उसको एडिट कर पाओगे। तो हम यहाँ पे एक क्लिप का ये फ़ोल्डर खोल लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये आइकन व्यू में खुलता है ये फ़ोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे देखो 3 व्यू आ रहे हैं। सबसे पहला मेटा डेटा व्यू होता है, सेकंड आपका आइकन व्यू, और थर्ड आपका लिस्ट व्यू। कौन सा व्यू आपको अच्छा लगता है आप उसमें रह सकते हो। तो इस लिस्ट व्यू में आने के बाद आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्लिप के बारे में पता लग रही है, जैसे कि उसकी ड्यूरेशन, ठीक है, उसकी फ्रेम्स, उसके एफपीएस, जैसे कि 100 फ्रेम्स पे सारा डेटा शूट किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कौन सी हेडिंग आपको चाहिए आप वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी हेडिंग है, मैं आपको बताता हूँ।
टाइप के नीचे देखो यूजेज आ रहा है, इसको टिक कर दो। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, यूजेज नाम का ये जो है ऐड हो गया फील्ड। ठीक है, अभी सब में ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि ये क्लिप कहीं भी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हुई है। जब बाद में हम अपना प्रोजेक्ट एडिट कर लेंगे, उसके बाद जब हम फिर से रिफाइनिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी क्लिप्स हैं जो एक भी बार यूज़ नहीं हुई, जो बिल्कुल ही ख़राब है, तो उसको हमें डिलीट करने में बहुत आसानी होएगी। तो इस यूजेज से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी क्लिप हमने अपने प्रोजेक्ट में कितनी बार यूज़ की है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एज अ वीडियो एडिटर आपकी ना एसेट लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप बार बार यूज़ करते हो, आपकी म्यूज़िक की कलेक्शन, अगर आप वेडिंग ट्रेलर्स वगैरह हाईलाइट करते हो, प्री वेडिंग बनाते हो, ठीक है, या आप कोई भी और तरह के शूट करते हो, ऐड शूट करते हो, फिटनेस फैशन जो भी शूट करते हो, उसमें जो इफ़ेक्ट्स चलते हैं या जो आपकी टेस्ट के हैं, वो सारे आपके पास एक फ़ोल्डर में होने चाहिए। कोई ओवरले है, कुछ है जो आप बार बार यूज़ करते हो, तो ओवर टाइम जैसे जैसे आप काम करते जाओगे क्लाइंट्स का, आपकी एसेट लाइब्रेरी बनती जाएगी, और उसी में आपने बार बार जाके वहाँ से आपने चीज़ें इंपोर्ट करनी है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डाविंची रिजॉल्व में एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेवरेट्स लिखा हुआ है, जहाँ से हमने अपना डेटा इंपोर्ट किया है वहाँ पे। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी एक फ़ोल्डर या मल्टीपल फ़ोल्डर्स एज अ फेवरेट अपने मार्क कर सकते हो। तो आपको बार बार ऐसे नहीं है कि पूरी हार्ड ड्राइव खोल के अंदर जा जाके उसको लोकेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरी हार्ड ड्राइव में फॉर एग्जांपल मान लो ये क्लिप नाम का फ़ोल्डर मेरा कोई फ़ोल्डर है, जिसमें मैं हर बार अपने एसेट्स वगैरह रखता हूँ। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ कर दूँगा। अब आप देख सकते हो कि फेवरेट्स के नीचे क्लिप लिखा आ गया और उसके आगे एक स्टार भी बना हुआ है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं भी करना तो किसी भी फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड फोल्डर टू फेवरेट्स, इस पर क्लिक करोगे तो वो फेवरेट आपका एज अ मार्क हो जाएगा, और हर प्रोजेक्ट में ये आपका यहाँ पे फेवरेट्स में ये फ़ोल्डर शो करेगा। तो आपको बार बार अपने एसेट फोल्डर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं कि मीडिया टैब के अंदर क्या क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि फ़ोल्डर्स को इंपोर्ट करने के बाद ही हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि किसी फ़ोल्डर से किसी फ़ोल्डर में हमें कुछ फाइल्स मूव वगैरह करनी है। तो एक स्प्लिट व्यू यहाँ पे हमें मिल जाता है मीडिया टैब के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरो पे मैंने क्लिक करा और ये जो व्यू है यहाँ पे आ गया। तो साइड बाय साइड मेरे पास दो ये खुल गए जिसमें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो एक में मैं अपना मान लो एक क्लिप फोल्डर खोल लेता हूँ और दूसरे में मैं अपना ये ड्रोन वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, दोनों के अंदर हम ये आइकन व्यू रख लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड में मेरे पास मेरा कोई ये क्लिप वाला फ़ोल्डर है और राइट साइड में ड्रोन वाला फ़ोल्डर है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में अगर चीज़ें मूव करनी हो देख देख के, तो इसमें मैं अब जैसे मर्जी जिसे मर्जी क्लिप को सिलेक्ट करके मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर से इधर मूव कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती है चीज़, लेकिन कभी कभी यूज़ आ सकती है। ठीक है, कमांड जेड कर दिया मैंने। विंडोज़ में कंट्रोल जेड चलता है अंडू के लिए। ठीक है, तो इसी सेम काम के लिए एक व्यू और है, मतलब कि अगर आपको साइड बाय साइड नहीं अच्छा लगता तो आप टॉप टू बॉटम भी ऐसे भी रख सकते हो। तो कई लोगों को ये भी अच्छा लगता है कि एक के ऊपर एक दो फोल्डर अलग अलग हमने साथ में खोल लिए और ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा उनको ईजी लगता है। तो किसी भी क्लिप पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जाके आप खोलो इंस्पेक्टर। टॉप राइट में यहाँ पे मैंने जाके इंस्पेक्टर खोला। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टैब्स आ रहे हैं, ऑडियो, मेटा डेटा, इंस्पेक्टर, कैप्चर। तो इसमें जो थर्ड नंबर है वो मैंने इंस्पेक्टर जो है खोल लिया। तो इंस्पेक्टर के अंदर जाके यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये फाइल में जाके यहाँ पे मेटा डेटा शो कर रहा है अपन को। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे कैमरा में जैसे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने शूट किया है सोनी A7 III पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैमरे का नाम इनपुट कर दिया।
तो जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा ये काम आता है। आप सीन या शॉट यहाँ पे लिख सकते हो, टेक लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका अच्छा बजट है तो आप एक अलग से पर्सन भी हायर कर सकते हो जो सिर्फ आपका ये काम करे, जो सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करे, सारे डेटा के अंदर लेबलिंग करे। ठीक है, आप डे वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे को आपने ऑरेंज कलर दे दिया, नीचे देखो ये कलर्स आ रहे हैं जो डॉट्स लिखा डॉट्स बने आ रहे हैं ना, ऑरेंज, येलो और ग्रीन के जितने भी हैं। तो आप कलर से भी क्लिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, जो फास्ट वर्क अगर आप करते हो, वेडिंग का काम करते हो, तो ये इतने ज़्यादा फीचर यूज़ नहीं आते। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ का काम करते हो जिसमें बहुत लंबा लंबा टाइम तक शूट चलते हैं और डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो उस वाइज ये फीचर्स आपके काम आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ इंस्पेक्टर के अंदर मैं सबसे पहला ऑप्शन वीडियो का खोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी। तो जो प्रीमियर से हैं लोग उनको पता होगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्लिप की, उनको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे कि जूम हो गया आपका, पोजीशन हो गया, रोटेशन हो गई। जूम प्रीमियर में स्केल के नाम से होता है, देखो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, रोटेशन। ठीक है, वैसे तो ये सारा काम हम क्लिप टैब या एडिट टैब में करेंगे, मीडिया टैब में नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। क्रॉपिंग आ गई। ठीक है, डायनेमिक जूम एक बहुत अच्छा फीचर है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत काम का टूल है। कंपोजिट, ये ब्लेंडिंग मोड होता है। ठीक है, ओपेसिटी तो पता ही है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और ऐसे कई कई यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को मीडिया टैब में क्यों दिया है, जबकि ये सारे ऑप्शंस तो जब हम अपनी टाइमलाइन पे काम कर रहे होंगे तो इंडिविजुअल सेक्शंस पे या क्लिप्स पे हम करेंगे। तो यहाँ पे रॉ फुटेज में क्यों दिया है ये, तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने फ़ोन से शूट किया, फ़ोन से शूट करते हो तो कभी कभी क्या होता है, फ़ोन का ऑटो रोटेट आप ऑन ऑफ कर देते हो या कैसे भी वो होता है, तो आपका क्या होता है, रोटेट हो जाती है क्लिप। तो अगर आपने लैंडस्केप शूट किया तो कभी कभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आने के बाद वो पोर्ट्रेट शो कर रही होती है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको क्लिप देख ही नहीं पाओगे आप ढंग से, या अगर आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फ्लिप हो गई क्लिप, है ना, फ़ोन की रोटेशन की वजह से या ओरिएंटेशन की वजह से, तो आप क्लिप ढंग से देख ही नहीं पाओगे। तो आपको चाहिए कि मीडिया टैब के अंदर ही मेरे पास कुछ ऑप्शन हो कि मैं उसको रोटेट कर लूँ या वहीं पे जूम करके देख लूँ कैसा लग रहा है ना। तो इस तरह से मुझे प्रैक्टिकली ये ऑप्शंस काम आए हैं। जैसे -90 कर दिया, देखो मैं लैंडस्केप वाली क्लिप पोर्ट्रेट बन गई। तो इस तरह से ये ऑप्शंस काम आ जाते हैं कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्टर को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट चीज़, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, मैं आपको बता देता हूँ लास्ट चीज़ एक इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पूरी क्लिप इंपोर्ट नहीं करनी, किसी क्लिप का सिर्फ एक सेक्शन इंपोर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कम क्लिप खोल लेते हैं, लेट्स से हमारी ये क्लिप हो गई। ठीक है, तो इस पे सिंगल क्लिक करते ही ये हमारे ये प्लेयर में, व्यूअर में लोड हो गई। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। ये वैसे तो 4K फुटेज है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करूँ। तो आई फॉर इन एंड ओ फॉर आउट, इन और आउट पॉइंट्स आप डिफाइन कर सकते हो इस प्लेयर के अंदर ही, जिसमें कि आप डाविंची को बता सकते हो कि यहाँ से क्लिप की स्टार्टिंग करनी है और वहाँ पे एंडिंग करनी है। तो मैं आई प्रेस करता हूँ, देखो इन पॉइंट लग गया, और फिर प्ले करके देखता हूँ कि वैसे तो ये स्लो मोशन में है फुटेज। तो ये इतना पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, तो ओ दबा के अब जितना इस ये एक सिलेक्शन बना ली इसने, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो ये इसको सब क्लिप नाम भी दे देता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, तो हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारी जितनी हमने क्लिप सिलेक्ट की थी उतनी ही इंपोर्ट हुई है सिर्फ। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार पूरी क्लिप इंपोर्ट कर लो,
जब बाद में हम उसको एडिट करने लगेंगे, है ना, तब उसको काट लेंगे। लेकिन इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे बनता है, फॉर एग्जांपल कभी आपने कोई परफॉर्मेंस कैप्चर की है, जिस डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, और आप वेडिंग सॉरी, और आप एडिट कर रहे हो हाइलाइट्स, ठीक है, तो आपको फुल वीडियो नहीं चाहिए, आपको कोई एक या दो ही सेक्शन, तीन चार सेक्शन अच्छे अच्छे चाहिए। तो आप 20 मिनट की अगर फुल वीडियो बनी हुई है तो 20 मिनट की वीडियो थोड़ी इंपोर्ट करोगे आप। पहली बात तो उसको 4 टाइम्स तो स्लो ही कर दोगे, तो वो बन गई आपकी 80 मिनट्स की, तो सीधी बन गई, ऑडियो डिलीट कर दोगे नीचे का, ठीक है। तो 80 मिनट्स की क्लिप थोड़ी इंपोर्ट करोगे 4 टाइम्स स्लो करने के बाद। तो उसका आप कोई उसमें उसको पूरा देखोगे और उसके सेक्शंस इंपोर्ट करोगे, ठीक है। और कभी कभी आप लंबी रिकॉर्डिंग चलने देते हो, जैसे कि जो मेरे जस्ट सामने क्लिप खुली हुई है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कम से कम 4 या 5 मिनट तक तो रिकॉर्डिंग चलती रही है। जब इसको 4 टाइम्स स्लो करेंगे तो 5 मिनट की क्लिप बन जाएगी 20 मिनट की। तो हम 20 मिनट की क्लिप थोड़ी इंपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ उसमें से बेस्ट बेस्ट पोर्शंस इंपोर्ट करेंगे, तो बाद में हमें वो एडिटिंग में हेल्प करता है। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट को एडिट करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।